नमस्कार। लेट्स मेक सारा दिन में आपका फिर एक बार स्वागत। एक कहावत है, कुएं में भांग पड़ना। जी हाँ, इसका मतलब सीधा साधा है कि जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो उससे कोई नहीं बच सकता। यही हालत देश के राजनीतिक मिजाज का भी है। कहने को हमें आजाद हुए 78 साल हो गए। हमारा लोकतंत्र दिनों दिन परिपक्व हो रहा है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत दूसरे देशों से बहुत आगे है। बहुत से लोकतांत्रिक देशों में साल डेढ़ साल में सरकारें गिरती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति को जेल की हवा खानी पड़ती है। पाकिस्तान उदाहरण है हमारा, बांग्लादेश जहां की प्रधानमंत्री ने भारत में शरण ले रखी है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है कि 5 साल में चुनाव हो जाएं, सरकारें आए, सरकारें बने और हम दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाएं? निश्चित रूप से भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की परंपरा का निर्वहन लगातार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विसंगति भी है। राजनीति में जो शुचिता की बात है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी हाल ही में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है। हर साल अलग अलग विषयों पर एडीआर अपनी अपनी रिपोर्ट जारी करता है। उसमें हमारे नेताओं के बारे में, हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के बारे में रिपोर्ट आती है। मसलन वो कितनी युवा है, कितनी एज के हैं, उन पे कितने मामले हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है। निश्चित रूप से ये रिपोर्ट बहुत से चौंकाने वाले तथ्य भी हमारे सामने लाती है और कई खुलासे करती है, जिस पर हमारे राजनेताओं को और जो करता धरता है आला कमान राजनीतिक दलों के, बड़े राजनीतिक दलों के, उनके सोचने क्या विषय है। ये आज हम बात कर रहे हैं एडीआर की ताजा रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि भारत में जो 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 30 राज्य मान लो, उनमें 653 मंत्री हैं कुल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी सभी दलों के हैं, आम आदमी पार्टी, सभी दलों के जो राज्य में सरकारें हैं, उन 653 मंत्रियों के काम का लेखा जोखा एडीआर की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 653 में से 303 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, 303 मतलब 47, लगभग आधे मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ये विधायकों और सांसदों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मंत्रियों की, जो नीतियां बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं, कानून बनाते हैं और जिससे राज्यों में शासन चलता है। और चौंकाने वाली बात यह है, उससे भी ज्यादा 303 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, लेकिन 174 मंत्रियों के खिलाफ, 174 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिसमें हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी राजनीति के लिए एक काला अध्याय है और ये काला अध्याय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम आजाद हुए, राजनीति में आए, केंद्र में मंत्री बने, राज्यों में मंत्री बने, कुछ दागी होते थे जिनके ऊपर आरोप होते थे, राजनीतिक आरोप भी होते थे, लेकिन हत्या, अपहरण, बलात्कार जिन पर ऐसे गंभीर आरोप हैं, और आप ये समझिए कि जो मंत्री है कितना पावरफुल होता है, कितना प्रभावशाली होता है, अगर उसके खिलाफ इस तरह के आरोप है, विधायकों के खिलाफ है, और केंद्र में जो 72 मंत्री हैं अभी, उनमें से 29 के खिलाफ इसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसमें कोई राजनीतिक भेद नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सभी मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो 336 मंत्री हैं विभिन्न राज्यों में, वो चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, हिमाचल नहीं, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, 336 मंत्री है, उनमें से 136 मंत्री, आंकड़ा देखिए, 40% मंत्री जिन पर आपराधिक मामले हैं। इसी तरह कांग्रेस के 61 में से 45 मंत्री, मतलब 74%, हर 4 में से 3 मंत्री, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ये आपराधिक मामले जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी एडीआर में रिपोर्ट है, साल दर साल आती है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये हमारे राजनीतिक सिस्टम के लिए, हमारे पूरे परिवेश के लिए एक ऐसी अलार्मिंग है, ऐसा चेतावनी है कि अब जब अगर समय आ गया है कि जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है, अगर आधे मंत्रिमंडल के उन पे आपराधिक मामले हों, गंभीर मामले हो हत्या अपहरण के, तो क्या उन सरकारों को स्वच्छ सरकार कहा जा सकता है? राजनीति में हम आरोप प्रत्यारोप तो आए दिन देखते हैं। भाजपा कांग्रेस पे लगाती है, कांग्रेस भाजपा पे लगाती है, हर विरोधी दल के खिलाफ इस तरह की आवाजें संसद में भी उठती हैं, विधानसभाओं में भी उठती हैं, और समय समय पर इस तरह की जो रिपोर्ट आती है उन पर राजनीतिक दल मंथन भी करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? वही ढाक के तीन पात। जब चुनाव का मौका आता है, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि ये जो आपराधिक मामले हैं सिर्फ एडीआर को पता हो, ये राजनीतिक दलों को भी पता होते हैं कि कौन सा, जिसको हम विधायक का टिकट दे रहे हैं, जिसको हम सांसद का टिकट दे रहे हैं, उसकी छवि कैसी है। उसकी अगर छवि आपराधिक है या उस पर हत्या के मामले दर्ज है, फिर भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। और टिकट देने के पीछे कारण क्या है? निश्चित रूप से जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप होंगे उसकी छवि भी बाहुबली की होगी, दबंग की होगी। वो चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे परिवारवाद की वजह से ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ता है। लेकिन कटु सत्य ये है कि हर राजनीतिक दल इसके अंदर उसकी सहभागिता है, उसकी भागीदारी है, और साल दर साल जो ये संख्या बढ़ रही है, कल्पना कीजिए कि आज 47% लोग हैं मंत्री जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये जो संख्या है ये आने वाले सालों में कितनी बढ़ेगी? क्या वो दिन ऐसा नहीं आएगा कि जब 90% लोग इस तरह के दागी लोग मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, और वो लोग राज्य की जनता के हित में फैसले लेंगे, कानून बनाएंगे? तो क्या वो कानून इतना प्रभावी होगा? क्योंकि जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है और जिस तरह के कानून को लेकर, सुरक्षा को लेकर, जो अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के कानून बनते हैं, तो क्या वो अपने बचाव के रास्ते नहीं निकालेंगे? ये समय इसलिए चर्चा का विषय है ये चीजें, क्योंकि राजनीति में आम जनता इन विषयों को अब गौण समझने लगी है। आम जनता का मानना है, जो वोट देती है हर 5 साल में, पार्षद के लिए भी देती है, सरपंच के लिए देती है, विधायक के लिए देती है, सांसद के लिए देती है, अलग अलग मौकों पर, क्या ये उसका विषय नहीं है ये सोचने का कि अपराधियों की संख्या जब राजनीति में इतनी बढ़ती जा रही है, और खासकर जब मंत्री इस तरह के गंभीर आरोपों में फंसे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को चुनना राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है? मैंने कहा कि हर राजनीतिक दल का लक्ष्य इस समय मात्र और मात्र चुनाव जीतना हो गया है। जो आचार संहिता लगती है, चुनाव आयोग लगाता है, या राजनीतिक दल खुद भी कुछ पैमाना करते हैं कि साहब हम अपराधी किस्म के लोगों को टिकट नहीं देंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो जीतना उनका मजबूरी हो जाता है। पता है राजनीतिक दल को, आला कमान को, प्रदेश अध्यक्षों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को कि इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, लेकिन चूंकि चुनाव वही आदमी जीत सकता है, इसलिए ऐसे नेताओं को टिकट देना राजनीतिक दलों की तो मजबूरी हो सकती है। लेकिन क्या हम का मतलब जनता, मतदाता, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता? अगर जनता ये ठान ले, जब जनता अपने मुद्दों के लिए, कहीं सड़क टूटी है, कहीं पानी का भराव है, बिजली नहीं आ रही है, या अस्पताल में कोई समस्या है, तो आम जनता आंदोलन करती है। राजनीतिक दल तो करते ही हैं, तो कई बार आम जनता भी सड़कों पे आती है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, और उसका फल भी मिलता है। बहुत से लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं लगाते हैं कि ये है, और हाई कोर्ट भी निर्देश देती है सरकारों को। तो क्या ऐसे जो मंत्री हैं अपराधी किस्म के, उन लोगों को रोकने के लिए मतदाताओं का, जनता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? कोई कर्तव्य नहीं बनता? कोई ड्यूटी नहीं है उनकी? क्या हम सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे के आ जाएं और हम ये अपनी कर्तव्यों की इतनी सी समझ लें कि नहीं, राजनीति में हमारी भूमिका सिर्फ वोट देने की है? जिस दिन देश की जनता ये समझ लेगी कि आपराधिक किस्म के लोग हों, चाहे वो दागी हों, चाहे दल बदलू हों, चाहे जातिवाद की राजनीति करते हों, उनको अगर उखाड़ फेंकने का बीड़ा जनता उठा ले,
तो वो दिन दूर नहीं जब राजनीतिक दलों को भी इस चीज का आभास होगा। राजनीतिक दलों को लगेगा कि हमने कोई बाहुबली को, कोई आपराधिक छवि वाले को टिकट तो दे दी, टिकट देना तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। और फिर सवाल दूसरा इसमें यहां ये खड़ा होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग राजनीतिक दल को चुनते हैं। हमारे यहाँ परिपाटी भी यही है कि लोग ज्यादातर राजनीतिक दल को चुनते हैं बजाय प्रत्याशी की छवि देखने। उनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस के अगर वो वोटर हैं तो कांग्रेस ने जिसको दे दिया उसके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना उनका कर्तव्य है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी जिस विचारधारा के हैं, तो मतदाता राजनीतिक दलों में तो बटा हुआ है, लेकिन क्या वो इस तरह की अगर बीड़ा उठा ले, इस तरह का प्रण कर ले कि किसी भी आपराधिक छवि वाले को कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो उसका बहिष्कार करें। और अगर ये बहिष्कार सफल हुआ, बहुत सी जगह ऐसे प्रयोग हुए हैं कि आपराधिक छवि वाले लोगों को अगर टिकट दिया तो जनता ने उनको नकारा है। लेकिन ये जो एडीआर की रिपोर्ट है, ये राजनीतिक दलों के लिए तो चिंतन और मंथन का विषय है, उससे ज्यादा ये चिंतन और मंथन का विषय आपके हमारे लिए है कि क्या हम राजनीति को शुचिता की राजनीति बनाना चाहते हैं। हम ऐसी राजनीति बनाना चाहते हैं जिसमें स्वच्छ लोग आए, जिनका मिशन समाज सेवा हो, जिनका मिशन देश की प्रगति हो, जिनका मिशन देश की समस्याओं का निवारण हो, या फिर हम ऐसे राजनेताओं को चुने जो आपराधिक छवि के हैं, जिन पे हत्या के आरोप लगे हैं, जिन पे बलात्कार के आरोप लगे हैं, जिन पे अपहरण के आरोप लगे हैं। अगर जनता ठान ले, निश्चित रूप से, और विदेशों में बहुत सी जगह ऐसा हुआ है, हमारे देश में भी होता है, लेकिन हमारे देश में जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दलों में हम बटे हुए हैं मतदाता, कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को टिकट दिया और वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है तो वोट उसी को देगा, चाहे वो छवि उसकी कैसी भी हो, चाहे उसकी कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट अनेक मौकों पर, हाई कोर्ट, देश की निचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक बहुत बार ऐसी कड़ी टिप्पणियां, कटु टिप्पणियां कर चुकी है इन आपराधिक छवि के नेताओं को लेकर। लेकिन राजनीतिक दल हैं, उनका उद्देश्य है चुनाव जीतना, और वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो हम कितनी भी प्रगति क्यों ना कर लें, हम चांद पर पहुंच जाएं, चाहे हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, लेकिन जब तक राजनीति में ऐसी चीजों का सुधार नहीं होगा, एडीआर की जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है उस पर अगर हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे, हम गंभीर नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हमारे मंत्रिमंडल में आज 47% मंत्री आपराधिक छवि के हैं, कल को वो 80% हो सकते हैं। और जिस दिन ऐसा होगा, और ठीक है, निश्चित रूप से देश उसी तरफ बढ़ रहा है, आपराधिक छवि के लोगों की जो तादाद है धीरे धीरे जो बढ़ रही है, और जिस दिन अगर 80% लोग आपराधिक छवि के होंगे तो उस दिन कल्पना कीजिए देश का क्या होगा। तो ये आज का जो विषय हमने उठाया, ये सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि एडीआर की रिपोर्ट है, बल्कि इसलिए उठाया कि एडीआर जैसी संस्थाएं जो देश में राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है, भ्रष्ट लोग आ रहे हैं, और मंत्रियों की जो एक एडीआर की रिपोर्ट आई उसी में चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि जो कुल 653 मंत्री है उनकी औसत जो संपत्ति है 37 करोड़ रुपए औसत। किसी के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 100 करोड़ की है, किसी के पास 20 करोड़ की। औसतन हर मंत्री 37 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। तो क्या पूरे देश के नागरिकों की औसत संपत्ति 37 करोड़ होगी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तो इसमें सवाल यह भी उठता है कि जो आपराधिक छवि के लोग तो मंत्रिमंडलों में जगह बना ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ रही है जो पैसे वाले हैं, जो ताकत वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर उनके पास बाहुबल है, उनके पास पैसे का बल है, उनके पास जातीय बल है, उनके पास परिवारवाद की ताकत है, वो जो ताकत है वो हमारी राजनीति को दूषित कर रही है। तो एडीआर की आज की रिपोर्ट में जो सवाल उठा है, ये आप लोगों के, हम सबके चिंतन का विषय है कि क्या राजनीति का जो दूषितकरण हो रहा है उसमें हम भी तो भागीदार नहीं है। हम ये कह के अलग नहीं हो सकते कि हम, मतदाता का क्या काम है? मतदाता का काम है वोट देने जाना, हम वोट दे के आ जाते हैं, बाकी काम राजनीतिक दलों का है, सरकारों का है। लेकिन सवाल यही तो उठता है कि कैसी सरकार हम चुन रहे हैं, कैसे जनप्रतिनिधियों को हम ला रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो हमारी राजनीति को स्वच्छ करने की बजाय उसको और दूषित करेंगे।
तो ये सवाल आपके हमारे सबके चिंतन का है कि क्या हम सब कुछ राजनीतिक दलों या सरकारों के भरोसे छोड़ दें, या हम भी अपनी वोट देने से अधिक हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी स्वच्छ लोगों को राजनीति में लाने की है, और जिस दिन देश की जनता ये तय कर लेगी कि नहीं, राजनीति में सिर्फ स्वच्छ लोग आएंगे, उस दिन शायद राजनीतिक दलों के आकाओं को भी ये लगेगा कि हम जो फैसले ले रहे थे जनता उसको नकार रही है, और ऐसा होगा तो राजनीतिक दलों को भी सद्बुद्धि आएगी, और जो कुएं में भांग पड़ी हुई है उसकी सफाई अगर होगी तो निश्चित रूप से हमारी राजनीति फिर से एक स्वच्छ परिवेश में विचरण करेगी, और हम इस बात से संतोष करेंगे कि हमारे एक फैसले से राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का फैसला हो। चुनाव के समय निश्चित रूप से कई सामाजिक संगठन इस तरह की भागीदारी निभाते हैं कि स्वच्छ लोगों को, लेकिन जनता को भी संगठित होना होगा, तभी जाकर ये जो परिपाटी बढ़ती जा रही है आपराधिक छवि वाले लोगों की, इस पर निदान लगेगा। तो आप इस विषय पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से देश जब लोकतंत्र होता है तो जनता की बात सुनी जाती है, और आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या ऐसा होना संभव है? क्या आम जनता राजनीतिक दलों पर दबाव बना सकती है कि वो स्वच्छ लोगों को टिकट दे, स्वच्छ छवि वालों को टिकट दे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.